नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं दिलीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल या पिछले हम बात करें वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन हिस्सा देखा था, तो आज हम लोग उसी पर फिर से कुछ चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 1905 का बंगाल विभाजन तक देखा था। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो हम पहले भी बता चुके हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू हुआ। उसके बाद तमाम यूरोपीय कंपनियां आई, उन्होंने भारत का शोषण किया, चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो आपका उद्योग धंधों को ख़त्म कर दिया, तमाम तरीके से भारतीयों का शोषण किया। उसके बाद जो ये क्रियाएँ हुई अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके खिलाफ जो भारतीयों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, उस प्रतिक्रिया को ही हम कहते हैं भारतीय नेशनल मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम दोस्तों बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में कल या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज़ अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा की गई। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी। तो कांग्रेस की स्थापना, फिर कांग्रेस के बारे में कई प्रकार के स्टेटमेंट आए, जैसे लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट हो, या करजन का स्टेटमेंट, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट, बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 1985 से लेकर जो 1885 से लेकर 1905 का जो दौर था, ये दौर कहलाया दोस्तों आपका उदारवादी चरण। चर्चा हो चुकी है। लेकिन 1905 में जो उदारवादी चरण का दौर आया, 1905 तक जो उदारवादी दौर चरण चला, तो उसका प्रमुख कारण क्या था कि जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो सभी के सभी जो थे बड़े वकील या कह सकते हो फैक्ट्री के मालिक थे। तो इस वजह से ये सरकार का विरोध पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने ये बताया था कि बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ उग्रवादिता देखने को मिली। लेकिन 1905 के बाद का जो दौर आया, जैसे कि हमने बताया आपको, 1905 में एक क्रांति का दौर आ गया, जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन करना पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो 1905 में। तो दो क्वेश्चन हमने बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। धर्म के आधार पर उसने बांट दिया। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की लॉर्ड कर्जन ने? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की आपका 20 जुलाई 1905 को। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल को विभाजित कर दिया। आगे अब भारतीयों ने उसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया की? तो भारतीयों ने जो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की, एक तो स्वदेशी आंदोलन, दूसरा बहिष्कार आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन से। इसके साथ में ही अगर हम देखें तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के अलावा इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला को भी लिखा, जो कि 1972 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के पश्चात उसका राष्ट्रगान बन गया। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। और इसके बाद अगर 1905 के बाद का हम इतिहास देखें तो 1906 में क्या हुआ? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जो एक गेम खेला था डिवाइड एंड रूल का, वो जो रूल था वो कहीं न कहीं से भारत में काम करने लगा था। ओके, बांट दिया लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर। और 1906 में क्या हुआ कि 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां जो है शिमला पहुंचकर लॉर्ड मिंटो से मिले और उनसे जाकर राजनीतिक भविष्य, मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचने के लिए कहा। लॉर्ड मिंटो ने कहा ठीक है भाई, परेशान मत होइए, आपको निराश नहीं किया जाएगा। अंततः 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन बुलाया गया। इसी बैठक के दौरान जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो सीधे क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को की गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसमें सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे, और आगा खां का नाम मिलता है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन एक हमने कांग्रेस की बात की थी, तो कांग्रेस में क्या था कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
इसी तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपकी 1906 में हो गई, लेकिन जो मुस्लिम लीग का कह सकते हो कि पहली बैठक हुई थी वो अमृतसर में हुई 1908 में जाके, और थोड़ा सा नाम इनका थोड़ा सा बड़ा है। तो इस मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मैं फिर से बोलता हूँ, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, कई बार ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, 1906 में एक घटना और घटी थी। कांग्रेस में क्या हुआ कि कांग्रेस में जो उदारवादी और उग्रवादी थे, जो नरम दल और गरम दल के नेता थे, उनके बीच में अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि वो कह रहे थे हमारा अध्यक्ष बनेगा, वो कह रहे थे हमारा अध्यक्ष बनेगा। अंततः दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर इस विवाद को वहाँ समाप्त कर दिया गया। 1906 के बाद हम बात करते हैं 1907, भारतीय इतिहास के 1907 में क्या हुआ। तो 1907 में फिर से एक बार गरम दल और नरम दल, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में मतभेद की स्थितियां प्रारंभ हो गई। स्थितियां क्यों प्रारंभ हो गई? समस्या वही, अध्यक्ष मेरा बनेगा और वो कह रहे थे कि मेरा बनेगा, और वो कह रहे थे कि जहां हम बताएंगे, यानी कि जो गरम दल के लोग थे, यानी कि उग्रवादी लोग थे, वो कह रहे थे कि जो ये अधिवेशन होगा 1907 का, वो अधिवेशन कहाँ होना चाहिए? वो कह रहे थे नागपुर में होना चाहिए। जबकि जो उदारवादी लोग थे वो कह रहे थे कि ये अधिवेशन जो होना चाहिए ये कहाँ? सूरत में होना चाहिए। उदारवादी लोगों की संख्या ज़्यादा थी, अतः उन्होंने सूरत में अधिवेशन प्रारंभ कर दिया, और इस अधिवेशन में उन्होंने उग्रवादी लोगों को बुलाया भी नहीं। ठीक है, लेकिन उनको पता चल गया कि अधिवेशन चल रहा है सूरत में। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। देखिए, हम क्वेश्चन कैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस समय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं उसको हाईलाइट करता जाता हूँ। तो आप चाहें तो उनको वीडियो के दौरान देखते समय उसको नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन हमारे ये बनता है कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन जो उदारवादियों ने प्रारंभ किया, इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इस सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। देखिए, यहाँ पर रास बिहारी दो मिलेंगे आपको, एक रास बिहारी घोष मिलेंगे और एक रास बिहारी बोस मिलेंगे। रास बिहारी घोष जो थे वो सीनियर नेता थे कांग्रेस के, और रास बिहारी बोस जो हम आगे पढ़ेंगे जाके अभी, जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था, वो आपके एक युवा क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो जब उदारवादियों ने क्या किया कि अधिवेशन प्रारंभ कर दिया, तो उग्रवादी पहुंचे और वहां पर जाकर उनके बीच में कहीं से झगड़ा प्रारंभ हो गया कि भाई हम भी कांग्रेस के सदस्य थे और आपने हमें बुलाया क्यों नहीं। अंततः निर्णय ये हुआ कि उदारवादियों की संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने कांग्रेस का इंटरनल अधिवेशन, एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया? उग्रवादियों को कांग्रेस से 7 साल के लिए बाहर कर दिया। तो ये कहलाता है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन के दौरान। और इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। 1907 के बाद अगर हम बात करें, 1908 की भारतीय राजनीति में कुछ खास नहीं हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। मार्ले मिंटो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे मिंटो, और जो भारत का सचिव था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, वो था मार्ले। इन लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया, और चूंकि मैंने बता चुका हूं पहले कि 1905 में बंगाल विभाजन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके बाद से लगातार जो है मुसलमान अपनी मांग कर रहे थे कि पृथक निर्वाचन मंडल। कहीं ना कहीं से उनको ये संशय था या उनको एक डर था कि अगर हम हिंदुओं के साथ चुनाव लड़ेंगे तो वो संख्या बहुसंख्यक है और मुस्लिमों की संख्या अल्पसंख्यक है, तो ऐसी कंडीशन में मुसलमान एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। तो लगातार वो मांग कर रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाए। अंततः जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है विगत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में आया। और दूसरा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस कानून के द्वारा प्रदान किया गया? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल जो प्रदान किया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा प्रदान किया। ये 1909 की राजनीति थी। 1910 में फिर भारतीय राजनीति में कुछ खास, भारतीय इतिहास में कुछ खास नहीं हुआ। अब 1911 की जब बात आती तो 1911 में क्या हुआ कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जो
लंदन के, इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आईं, तो भारत में उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, भव्य दरबार का आयोजन किया गया। और जब राजा साहब बैठे तो राजा साहब ने भारतीयों से पूछा, भाई बताइए दिक्कत क्या है। तो भारतीयों ने, साहब कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये चाहिए कि जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया है इसको आप रद्द कर दीजिए। जॉर्ज पंचम ने कहा कि ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है जाके, क्या बनता है जाके कि बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। अच्छा दोस्तों, इसी दिल्ली दरबार में एक और काम हुआ। काम ये हुआ कि अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल को एक कर दिया गया है, भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी। अब अगर कलकत्ता थी, अच्छा जो बंगाल था वो बंगाल और आपका जैसे कि इस समय का उड़ीसा है, आपका बिहार है, झारखंड है और बंगाल है और बांग्लादेश, ये सब मिला के एक था। तो फिर से कहीं ना कहीं से क्रांति का केंद्र बनेगा और ये कहीं ना कहीं से अंग्रेज़ों के लिए हानिकारक होगा, उनके ऊपर भी आक्रमण हो सकता। तो 1911 के दौरान इन्होंने क्या किया कि भारत की राजधानी बदल दी। तो 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली पास की गई। ठीक है, अब 1911 में जब भारत की राजधानी दिल्ली पास की गई तो 1912 का दौर आया। तो राजधानी दिल्ली बनाई कब गई, तो 1912 में। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली पास कब की गई, तो 1911 में, और बनाई कब गई, 1912 में। सर, तो जब भारत की राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी तो बड़ा फंक्शन, उत्सव मनाया गया, हाथी घोड़े और बैंड बाजा के साथ में। लॉर्ड हार्डिंग साहब को भी बुलाया गया, भाई आइए जश्न में आप भी शामिल होइए। तो लॉर्ड हार्डिंग साहब जो हैं वो अपने परिवार के साथ इस उत्सव में शामिल हुए। लेकिन इसी उत्सव के दौरान जो मैंने भी पीछे चर्चा किया हुआ था कि रास बिहारी बोस के बारे में, उन्होंने मौका देखकर हार्डिंग को मारने का प्रयास किया और उनके ऊपर बम फेंका। निश्चित तौर पर प्रेशर था एक अंग्रेज़ अधिकारी को उस समय मारना, तो थोड़ा सा निशाना इधर उधर हुआ और हार्डिंग के बजाय इस बम कांड में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, हार्डिंग तो बच गए। तो ये हार्डिंग बम कांड भी कहलाता है। तो दो क्वेश्चन है, 1911 में भारत की राजधानी पास की गई दिल्ली, और भारत की राजधानी बनाई कब गई दिल्ली, तो 1912 में। हार्डिंग बम कांड कब हुआ, 1912 में। 1913 में भारतीय राजनीति में फिर से कुछ खास नहीं हुआ। 1914 में दो घटनाएं घटित हुई दोस्तों। दो घटनाएं घटित क्या हुई, एक तो आपका कामागाटा मारू प्रकरण हुआ और दूसरी घटना क्या थी आपकी कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, देखिए सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार नहीं, हमको लगता तो 20 बार अधिकतर एग्जामों में कामागाटा मारू क्या है। अच्छा, नाम ही इस तरीके का है कि लगता कोई बवंडर तूफान टाइप का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मोस्टली छात्र लगा के भी आता है, भाई एग्जाम में पूछ देता है भाई कामागाटा मारू क्या है, तो कोई बोलेगा वहाँ ऑप्शन बना देगा तूफान है, बवंडर है, चक्रवात है, इस तरीके से। तो कामागाटा मारू था क्या एक्चुअल में, तो कामागाटा मारू जो था एक पानी का जहाज़ था। 1914 की घटना है, कनाडा ने, मैं जल्दी से इसको बताया तो 1914 में क्या हुआ, कनाडा की सरकार ने अपने यहाँ भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसी समय एक जहाज़ जो था वो जो बॉर्डर पर फंसा हुआ था उसको उन्होंने अंदर ले लिया। तो एक मैसेज पूरे विश्व में चला गया कि कनाडा सरकार ने इस प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया है। उस समय भारतीय मूल का एक व्यापारी था जिसका नाम था गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह ने क्या किया कि एक कामागाटा मारू नामक जहाज़ हायर किया और इस कामागाटा मारू जहाज़ में 376 भारतीयों को लेकर वो कनाडा के लिए निकल पड़ा। जब वो कनाडा पहुंचा तो कनाडा के तट पर जब वो पहुंचा तो वहाँ पे सैनिक तैनात थे और उन्होंने कहा कि आप आए कैसे, और आप यहाँ तो प्रतिबंध चल रहा था। अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इतना लंबी यात्रा करके जो यात्री आए थे और प्रतिबंध, उन्होंने बहुत सारा वहाँ की सरकार से उन्होंने विनय किया कि भाई प्लीज़ हमको अंदर आ जाने दीजिए, लेकिन कनाडा सरकार टस से मस नहीं हुई। उसी समय इधर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो भारत में सरकार किसकी थी, अंग्रेजी सरकार, और अंग्रेजी सरकार ने उस जहाज़ को मैसेज भेजा कि भाई आप वापस आ जाइए। तो वो जहाज़ वापस आया, जो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर वो जहाज़ पहुंचा। तो यात्री चूँकि 376 यात्री जहाज़ में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो उतरे, और उन्होंने उतर कर क्या किया कि जो अंग्रेज़ सैनिक तैनात थे उनको मारना चालू कर दिया। अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी, इसमें कई यात्री मारे गए और कई यात्रियों को बंदी बना लिया। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन केवल अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो पूछा गया कामागाटा मारू क्या है। तो कामागाटा मारू वो जहाज़ का नाम था जिस पर बैठकर ये 376 यात्री कनाडा गए थे।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 4 अगस्त 1914 को होता है। इस विश्व युद्ध का कारण क्या था? इस विश्व युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे उनकी हत्या हो गई थी। देखिए, ये तो एक तत्कालिक कारण था, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए कि इस विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो इस विश्व युद्ध का कारण जो था वो व्यापार पर एकाधिकार को लेकर आपस में मनमुटाव चल रहा था, जिसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात एक दूसरे को सामने खड़ा कर दिया। और जो विश्व के देश थे वो 2 भागों में बढ़ गए। एक तरफ मित्र राष्ट्र हो गए, जिसमें आपका रसिया था, फ्रांस था और ब्रिटेन था। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया हो गया, आपका जर्मनी हो गया, टर्की हो गया और इटली हो गया। तो ये विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हो गया, कंटिन्यू चल रहा था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 1915 की। देखिए, 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है वो भारत की धरती पर आए। और 1915, देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। ठीक है दोस्तों, तो ओके, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को, इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि इसी दिन हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं वो अफ्रीका से लौटे थे। अलग देखिए, अफ्रीका वो क्यों गए थे? अफ्रीका वो लॉ की डिग्री लेने के लिए नहीं गए थे। अफ्रीका में उन्होंने जो है एक केस के सिलसिले में गए थे, और लॉ की डिग्री इनकी जो थी वो इंग्लैंड से थी। तो 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी लौटे, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में अगर देखें तो उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो निश्चित तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और ये चंपारण आंदोलन के दौरान। इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इनको राष्ट्रपिता जो है वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनको बापू उपाधि जो दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। जबकि नेकेड फकीर इनको किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। और वन बाउंड्री ऑफ फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ताकत की एक दीवार। महात्मा गांधी की पहली पत्रिका की अगर हम बात करें तो इनकी पहली पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, और अन्य पत्रिकाओं में इनकी आपने सुनी होगी हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी कई सारे आंदोलन किए, जो इतिहास में क्रमशः हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि विश्व युद्ध चल रहा है, और विश्व युद्ध में हिस्सा कौन ले रहा था? हमारे बॉस, यानी कि उस समय भारत के बॉस कौन थे? अंग्रेज। तो महात्मा गांधी ने घूम घूम कर नेताओं से भी कहा और भारतीय युवाओं से कहा अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए। तो युवा महात्मा गांधी के कहने पर बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती हुए। क्यों ऐसा महात्मा गांधी ने किया? कि उनका एक उद्देश्य था कि शायद युद्ध जीतने के पश्चात हो सकता है अंग्रेज खुश हो जाएं और खुश होकर हमसे कहें कि भाई ऐसा है कि आप अपना शासन वापस ले लीजिए, अपना स्वराज शायद मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, इस युद्ध में जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद की, इसी कारण अंग्रेज़ों ने गांधी जी को क्या कहा? केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की, केसरे हिंद कहा। और भारतीय इतिहासकारों ने गांधी जी पर थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पॉट लगाते हैं कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को, क्योंकि उन्होंने इस विश्व युद्ध में जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भर्ती करवाई थी। तो ये कुछ 1915 का इतिहास था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1916 के इतिहास के बारे में बात करते हैं। 1916 में भी हम देखेंगे तो 2 घटनाएं घटित हुई। क्या 2 घटनाएं घटित हुई? एक तो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। एक तो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन हुआ। देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो संपन्न हुआ, इस लखनऊ अधिवेशन भारतीय इतिहास में 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। वो 2 महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो एक तो ये था कि इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने टर्की पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, टर्की का जो ये था, क्या जो सुल्तान था वो पूरे विश्व का खलीफा कहलाता था। इस वजह से कहीं न कहीं से थोड़ा सा मुस्लिम नाराज़ थे। तो जब मुस्लिम नाराज़ हो गए तो जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के मंच पर आ गए। किस मंच पर? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में एक समझौता हुआ कि हम कम से कम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालेंगे।
वहीं दूसरा बड़ा अच्छा काम ये हुआ कि 1916 में हुआ, वो दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि जो हमारे 1907 में कांग्रेस के उग्रवादी लोग बाहर किए गए थे, उनकी घर वापसी, क्योंकि ये दौर किसका था? उग्रवादियों का दौर था। देखिए 1907 में ये बाहर किए गए थे, सूरत अधिवेशन आपको याद होगा, पीछे हम बात कर चुके हैं। और इनको बाहर कितने साल के लिए किया गया था? 7 साल के लिए। तो उनकी कायदे से अगर देखें तो हम 1914 में वापसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1916 में तो जो कांग्रेस का गरम दल का था वो विलय किया गया, वापस आए, इनको फिर से घर वापसी कराई गई, यानी कि कांग्रेस में वापसी कराई गई। और दूसरा जो हम बात करें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, ये 2 कारणों से जो है लखनऊ पैक्ट महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और 1916 में तो एक घटना घटित हुई, दूसरा 1916 में एक घटना और घटित हुई, होम रूल लीग। होम रूल लीग का प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उनकी सहयोगी जो थी वो एनी बेसेंट थी। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से रहे थे, रिहा हुए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक सर्वाधिक समय तक किस जेल में रहे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो सर्वाधिक समय तक मांडले जेल में रहे। ये कहाँ थी? पूना में थे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी सर्वाधिक समय तक इस जेल में रहे। तो महात्मा गांधी सर्वाधिक समय तक जो रहे थे वो आगा खां पैलेस में रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन का जो प्रारंभ किया वो तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन इसको बड़ी मात्रा में जो संचालित किया वो किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने। यहाँ पर समाचार पत्र कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जो ये होम रूल लीग चलाया उसके लिए 2 प्रमुख समाचार पत्र आपके कौन से थे? एक इनका केसरी था, एक मराठा। केसरी मराठा किसके थे? तो बाल गंगाधर तिलक के। अच्छा दोस्तों, जो ये है तो जो इनका केसरी समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में था, भाषा बहुत पूछी जाती है। और जो मराठा समाचार पत्र इनका था वो था अंग्रेजी भाषा। उसी तरीके से एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र बहुत पूछे जाते हैं। इनके 2 समाचार पत्र थे आपके न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों ही जो थे वो अंग्रेजी भाषा में थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1916 की घटनाएं क्लियर हो जाती हैं आपकी। तो 2 घटनाएं घटित हुई, एक तो आपकी होम रूल लीग। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई दक्षिण भारत में होम रूल लीग किसने चलाया? तो दक्षिण भारत में होम रूल लीग का प्रारंभ करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। यानी पूरे भारत में एक तरीके से प्रसारित करने वाली जो थी 1916 में होम रूल लीग को एनी बेसेंट थी। बड़े बड़े नेताओं को, पंडित नेहरू जैसे नेताओं को होम रूल लीग का सदस्य बनाया गया। लेकिन इसमें एक संगठन ऐसा था जिनको होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उसी समय एक संगठन और चल रहा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संचालित जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था उसके सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इतिहास में 1917 देखिए एनी बेसेंट जो उग्रवादी नेता थी, उग्रवादियों का इस समय था। तो एनी बेसेंट को 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन आता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और किस अधिवेशन की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन की। 1917 हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए 1917 में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, क्या थी? वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण कहाँ पर था? बिहार में। बिहार में एक चंपारण जगह थी। तो वहाँ पर ये क्या था? एक तिनकठिया पद्धति को अंग्रेजों ने लागू कर रखा था। अभी हाल ही में पीसीएस के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि तिनकठिया पद्धति क्या थी। तिनकठिया पद्धति ये थी दोस्तों कि 3/20 यानी कुल उपजाऊ जो ज़मीन होगी उसके 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी ही होगी। जिससे नील की खेती से हो क्या रहा था कि कृषि खराब हो, ज़मीन खराब हो रही थी। अब किसान इस समस्या से बड़ा पीड़ित थे, खिलाफ आवाज़ कौन उठावे अंग्रेज़ों के खिलाफ? तो ये बड़ी समस्या थी। तो बिहार के एक लोकल नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल साहब जो हैं वो लखनऊ पहुँचे। उस समय लखनऊ महात्मा गांधी आए हुए थे, तो महात्मा गांधी से मिले लखनऊ में जाके और उनको समस्या बताई। महात्मा गांधी कहना ठीक है,
महात्मा गांधी जो है उन्होंने चंपारण पहुंचकर एक आंदोलन किया जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1917 में ये संपन्न हुआ और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा, इसकी जांच करवाई गई और तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। इसी समय किताब लिखी गई थी नील दर्पण, दीनबंधु एंड्रूज के। देखिए दीनबंधु किसे कहा जाता है? एंड्रूज को, CF एंड्रूज को। और देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को। ठीक है। तो 1917 के बाद 1918 में गांधी जी ने 2 आंदोलन किए। वो 2 आंदोलन कौन से थे? एक तो अहमदाबाद मजदूर, देखिए गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में। अभी IAS में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 3 आंदोलन गांधी जी के दिया था उसने कि अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इनको क्रम से लगाइए। तो इसमें बहुत सारे छात्रों ने क्या किया कि चंपारण को तो निकाल ले गए बाहर, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा में फंस गए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चंपारण, देन फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा का ये टाइम था इनका। तो अहमदाबाद में क्या समस्या थी? अहमदाबाद जो कि गांधी जी का गुजरात के जन्मे थे, होम टाउन था। तो अहमदाबाद में वहाँ के जो मिल मालिक थे और जो वहाँ के मिलों के मजदूर थे, उनके बीच में एक समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या ये थी दोस्तों कि वहाँ पर प्लेग फैल गया था, जिस कारण क्या था, मजदूर जो थे वो कह रहे थे कि हमारी बोनस के तौर पर हमारे वेतन में 50% की वृद्धि की जाए। लेकिन जो मिल मालिक थे वो कह रहे थे नहीं, 20% से ज़्यादा किसी कंडीशन में हम वेतन को नहीं बढ़ा सकते। इसको लेकर मजदूर ने आंदोलन कर दिया। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया? तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन था, इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अब जो गांधी जी बैठ गए, अच्छा उसमें भारत के सबसे बड़े नेता के तौर पर थे, तो अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेज़ों ने गांधी जी की मध्यस्थता में मिल मजदूरों के साथ एक बैठक हुई, मिल मालिक और ये मामला तय हुआ कि भाई एक काम करो, 15, देखिए 20% तो वो दे ही रहे थे और अंग्रेज़ों मजदूरों की मांग कितनी थी? 50% की। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई 15% तुम नीचे आ जाओ और 15% तुम ऊपर बढ़ जाओ, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये 35% पर मामला तय हो गया। 35% पर यह मामला तय हो गया। तो ये था आपका अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन दोस्तों। 1918 में एक और आंदोलन होता है जिसे कहते हैं खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन, देखिए खेड़ा कहाँ था? ये भी गुजरात में ही था। वहाँ के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी लगान कम नहीं किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन जो था वो खेड़ा आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और अंततः जो है अंग्रेजों को क्या करना पड़ा कि जो कर था उसे माफ़ करना पड़ा। ठीक है। तो ये 1917 और 18 के कुछ आंदोलन था। अच्छा 1917 में इधर क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था, देखिए भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू। 1917 की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, और प्रधानमंत्री उस समय जो ब्रिटेन के थे लॉर्ड जॉर्ज थे। तो इन्होंने क्या किया, भारत में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए जो है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में की कि हम कानून में भारत के लिए कानून व्यवस्था लेके आ रहे हैं। यही जाकर 1919 में पास हुआ। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई, तो मॉन्टेग्यू घोषणा दोस्तों 1917 में की गई। देखिए बहुत ही वादी क्वेश्चन, मोस्टली लोग 1919 लगा देते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई? 1917 में। जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पास किया गया, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, तो ये पास हुआ 1919 में। ठीक है। तो अब हम 1919 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1919 में क्या हुआ, क्रांति का थोड़ा सा दौर आया, अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा था कार्यक्रम। तो 1919 में जो है एक कानून आया, रोलेट एक्ट, काला कानून, ना वकील ना अपील ना दलील जिसका नारा था। और इस कानून में था कि अगर सरकार के खिलाफ आपके पास कोई भी अखबार या कुछ भी प्राप्त हुआ या किसी प्रकार से आप सरकार के खिलाफ भागीदारी में पाए जाते हैं तो आपको 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। इस कानून को रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इतना खतरनाक कानून
कि बिना किसी वकील के, बिना सुनवाई के सीधे 2 साल की जेल, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी अंग्रेज़ों के खिलाफ का बरामद हो। इतना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला कानून। अब एक खतरनाक कानून आ चुका था देश में। अब उस समय इसके खिलाफत करने के लिए, इसका विरोध के लिए गांधी जी ने भी कई बार जो है मीटिंग्स बुलाई, लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में रामनवमी का दिन था। एक विशाल जुलूस निकाला गया, लाखों लोगों ने इस जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये एक प्रकार से सरकार के लिए ओपन चैलेंज था कि आप गिरफ्तार करके देखो। 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, दसियों लाख लोग इस जुलूस में हिस्सा लिए। अब सरकार को चुनौती थी, तो सरकार ने कहा ठीक है बेटा, निकाल लो जुलूस। उस दिन तो सरकार कुछ नहीं बोली, लेकिन 10 अप्रैल को क्या हुआ, 10 अप्रैल को सरकार, अंग्रेज़ों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। और 11 अप्रैल को, 11 तारीख को अमृतसर में कर्फ्यू लग गया। अब इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को, हाँ समझ गए होंगे, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्या हुआ, बड़ी मात्रा में लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, पुरुष थे, और इसी बैठक के दौरान, गिरफ्तारी का विरोध के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, इसी बैठक के दौरान जनरल डायर ने इसमें फायरिंग करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम कहते हैं, 376 के आसपास कहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। तो इस जो गोलीकांड था, इसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किससे, रोलेक्ट एक्ट से, काला कानून से। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो धरने पर बैठ गए, कैसे कैसे हो सकता है। अंततः एक अंग्रेज़ों ने कमेटी बैठा दी इसकी जांच के लिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कांग्रेस की किस समिति ने, अंग्रेज़ों की किस या किस कमेटी के द्वारा की गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच दोस्तों जो की गई, वो की गई हंटर कमेटी के द्वारा। देखिए, हंटर कमेटी एक शिक्षा के लिए भी थी, लेकिन यहाँ पर हंटर कमेटी के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये 1919 का हम लोगों ने पढ़ लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब 1919 के बाद हम जब पहुँचते हैं भारतीय इतिहास में 1920 में, तो 1920 में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक तो खिलाफत आंदोलन। काहे का खिलाफत, जो अंग्रेज़ों ने टर्की पर आक्रमण किया था, उसका खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने किया, भारतीय मुसलमानों को साथ में रखने के लिए, ताकि मिलकर हम लड़ेंगे। और दूसरा, गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन। देखिए हुआ क्या, 1 अगस्त 1900, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले अपनी जो केसरे हिंद की उपाधि, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के कारण इनको दी गई थी, उसे वापस कर दिया और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया। और इस आंदोलन के दोस्तों 3 मुद्दे रखे गांधी जी ने। एक तो खिलाफत का मुद्दा, जो टर्की पर आक्रमण हुआ था। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तीसरा, स्वराज की प्राप्ति थी। अब गांधी जी के द्वारा जो ये आंदोलन किया गया, असहयोग आंदोलन 1920 में, एक बड़ा आंदोलन, एक कह सकते हो पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन, जिसमें लोग अपनी मर्जी से जुड़े। अब गांधी जी को इस आंदोलन को चलाने के लिए फंड की जरूरत थी, तो गांधी जी ने जो है एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। और वेरी इंपॉर्टेंट कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना गांधी जी ने कब की, 31 मार्च 1921 में की इसकी स्थापना। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना जब गांधी जी ने कर दी, उसमें देखते ही देखते गांधी जी के एक आह्वान पर, एक बार कहने पर, देश की महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेचकर गांधी जी को पैसे भेज दिए। और देखते देखते चंद दिनों में उस समय 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। बड़ा व्यापक आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। गांधी जी ने भी अपनी समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखा कि
आज़ादी की महक से मेरे नथुने फटे जा रहे हैं। गांधी जी को भी खुशबू आने लगी, लोग बिल्कुल उम्मीद कि अब बिल्कुल आज़ादी मिलने ही वाली है। तभी दोस्तों एक घटना घटित हो गई। घटना क्या थी? गोरखपुर के निकट एक चौरी चौरा स्थान था जहाँ पर भीड़ तो जोश में थोड़ा सा थी। वहाँ पर अंग्रेज चौकी थी एक, उस चौकी में उस उग्र भीड़ ने आग लगा दी और ये घटना कहलाई चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया दोस्तों। अब चौरी चौरा जब हत्याकांड हो गया, ये हो गया आपका जाके 5 फरवरी 1922 को। तो गांधी जी ने फिर अचानक से ये आंदोलन 12 फरवरी को गांधी जी जो है बारदौली में एक भाषण को संबोधित कर रहे थे। इस भाषण देते समय उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी। ये एक भारतीयों के लिए बहुत बड़ा आघात था। देखिए, इतना बड़ा जनव्यापी आंदोलन देश को आज़ाद कराने के लिए और सिर्फ एक चौकी को फूंकने के कारण जो है गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि यह एक बिल्कुल संकट काल जैसी स्थिति थी। खैर ओके, तो असहयोग आंदोलन वापस हो गया 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इससे क्या हो गया, जो भारतीय युवा थे या भारतीय जो थे उनका मन थोड़ा सा विचलित हो गया कि अब कुछ मिलने वाला आज़ादी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि गांधी जैसा नेता क्विट कर गया था। और तो लोग जो थे उनका महात्मा गांधी और कांग्रेस से और इन नेताओं से विश्वास ही उठ गया। उसी समय क्या हुआ, 1922 में वापस ले गया। भारतीय राजनीति में बिल्कुल शांति छा गई। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ लोग देख भी नहीं रहे थे। कांग्रेस से मन बिल्कुल थक चुका था लोगों का। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में, और मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया है ना, 1923 में। 1924 में जो युवा थे, भारत के युवा, उनको लगा कि यार देखो, इन बूढ़े लोगों से, इन नेताओं से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें ही गोली बम कट्टे लेकर या क्रांति का रास्ता अपना कर कह सकते हैं, अगर हम आज़ादी लेनी होगी, इस तरीके से आज़ादी मिलने नहीं। तो 1924 में दोस्तों क्या हुआ, 1924 में कानपुर में एक युवाओं का अधिवेशन, एक बैठक बुलाई गई। और इसी बैठक के दौरान 1924 में HRA की स्थापना, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसने की? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। सचिंद्र सान्याल, नाम याद रखिए कि HRA का संस्थापक कौन था, तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा अक्टूबर 1924 में जो है HRA की स्थापना की गई। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन तो स्थापित हो गया। अब इस संगठन को चलाने के लिए धन चाहिए। अब महात्मा गांधी की तरह तो थे नहीं ये लोग कि भाई एक बार लोगों से कह देते और लोग अपने मंगलसूत्र जेवर बेच कर पैसा भेज देते। तो संगठन को संचालन करने के लिए, बारूद के लिए, तमाम चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती। तो उन्होंने कहा कि धन कहाँ से आएगा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान थोड़ा सा खतरनाक था, निश्चित तौर पर सरकार के खजाने को लूटने का प्लान। तो सरकार के खजाने को लूटने का जब प्लान बनाया इन्होंने, तो और ये प्लान अंजाम कहाँ दिया गया, तो ये सहारनपुर और लखनऊ के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है काकोरी। काकोरी, उसमें 8 डाउन एक मालगाड़ी थी। इस मालगाड़ी में सरकार का खजाना जा रहा था। इस खजाने को युवा क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लूट लिया काकोरी नामक स्थान पर, और ये कहलाया आपका काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो गया। काकोरी कांड के बाद चूंकि सरकार का व्यापक बड़ा खजाना लूटा गया था, तो सरकार ने दबाव बनाया, जिसमें 29 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 29 लोगों में से कुछ लोगों को उम्र कैद हो गई, कुछ को कम साल की सज़ा हुई, और 4 लोगों को इस काकोरी कांड में फांसी दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 लोगों को इस काकोरी कांड के तहत फांसी दे दी गई थी। वो 4 युवा क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई थी कि सरकार के खजाने को लूटने का दुस्साहस किया था, यह साहस किया था सरकार के खजाने को लूटने के लिए?
क्योंकि एचआरए के संगठन का संचालन भी करना था। तो युवा क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को फांसी दी गई। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई। तो इनको जो फांसी दी गई, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको फांसी दी गई थी दोस्तों गोरखपुर में। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां को इनको फांसी दी गई थी फैज़ाबाद में। जो रोशन लाल थे इनको इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान पर दी गई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। तो इन चारों को फांसी दे दी गई। बाकी युवा क्रांतिकारी जेल में डाल दिए गए। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बाहर निकल गए, भाग गए, अपने आप को बचा ले गए। तो इस तरीके से एचआरए का यहाँ पर विघटन हो गया। उधर जो कांग्रेस के नेता थे 1922 में वो भी एक तरीके से क्विट कर गए थे। तो अब भारतीय राजनीति में जो बूढ़े थे, जो राजनीतिज्ञ थे, या कह सकते हो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इधर काकोरी कांड के बाद जो है 29 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एचआरए का विघटन हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो या इसके आगे हम देखेंगे काकोरी कांड के बाद फिर भारतीय राजनीति में फिर से कैसे युवा क्रांतिकारी आए, और आगे का वीडियो देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।